हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी भी बढ़िया ही चल रही होगी आप लोगों की। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन टॉपिक को अपने पढ़ रहे थे, और हाँ दोस्तों, देखिए वो टॉपिक लगभग 70% मैंने कवर करा दिया है, बट 30% है, क्योंकि अभी कम से कम 6-7 रीतिकालीन कवि ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, बट मैंने सोचा कि अभी लगभग हम लोग की 4 से 5 क्लासेस हो गई हैं, तो क्यों नहीं प्रश्न भी सॉल्व किया जाए साथ में, ठीक है? तो चीज़ें जो है अच्छे से आप लोग की वहाँ तक रिवाइज हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसीलिए आज की क्लास में हम लोग जो है रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, और पिछला जितना भी पढ़े हैं इस क्लास के माध्यम से आपका जो है दोस्तों रिवीजन होता रहेगा। और बाकी जितने, जैसे कि मैंने बताया कि 5-6 कवि और बचे हुए हैं, जैसे कि रसनिधि हैं, घनानंद हैं, ठीक है, आलम और बोधा, ठाकुर, कवि वृंद, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हमें पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट आज की क्लास में हम लोग दोस्तों रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों, जैसे कि पहला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है केशव दास, दूसरा ऑप्शन है कृपाराम, तीसरा है चिंतामणि और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृपाराम, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से, प्रश्न को समझिएगा आप लोग, इसमें पूछा है कालक्रम की दृष्टि से। वैसे तो दोस्तों देखिए, केशव दास भी प्रवर्तक कहे जाते हैं। वो क्यों? वो जो है दोस्तों रचनाकार एवं व्यक्तित्व की दृष्टि से। और किसने माना है केशवदास को? डॉक्टर नगेंद्र ने। आप लोग लिखते जाइएगा, ओके। फिर तीसरा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना था रीतिकाल का प्रवर्तक। देखिए 3 चीजें हो गई। एक तो जो प्रश्न दिया हुआ है कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, कृपाराम है। अब अगर पूछता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन है रीतिकाल के प्रवर्तक, आपने बताना है केशवदास है, ठीक है, वो रचनाकार और व्यक्तित्व की दृष्टि से है। फिर दोस्तों आता है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोगों को बताना है चिंतामणि, ठीक है। क्लियर हो गया रीतिकाल के प्रवर्तक की दृष्टि से दोस्तों। तो अब अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है कि सन 1600 जो है 43, हाँ, फिर है 1843 ईस्वी, फिर है दूसरा ऑप्शन सन 1700 से 1900 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1600 से 1900 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1650 से 1857 ईस्वी, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकाल की जो समय सीमा है 1643 ईस्वी और 1843 ईस्वी के बीच में, ठीक है। ये आप लोगों को जो है दोस्तों याद रखना है। फिर अगला प्रश्न क्या है, कहाँ गया? हाँ, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल, देखिए आ भी गया, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? फटाक से आप लोग बता देंगे, मैंने आप लोग को पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था। हाँ, केशव दास को माना है इन्होंने, कृपाराम को माना है, या चिंतामणि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र जी ने केशव दास को माना था, कृपाराम तो भाई कालक्रम की दृष्टि से है, चिंतामणि को माना था रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है चौथा क्वेश्चन कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा? रीतिकाल का जो नामकरण की क्लास मैंने दोस्तों आप लोगों को बताई है, उसमें इनके अलावा और भी जो भी महत्वपूर्ण आचार्य जी लोग थे उनके अनुसार, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ये प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है वीर काल, दूसरा है श्रृंगार काल, और तीसरा है अपकर्ष काल, चौथा है रीतिकाल। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा था? तो इन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो दोस्तों, ये तो प्रश्न हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। अब आप लोगों को जान लेना है कि रीति जो है काल को रीति काव्य नाम किसने दिया था। फटाफट मैं सब रिवाइज कर दे रही हूँ, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी एंड गणेश बिहारी, ठीक है।
और अलंकृत काल और श्रृंगार काल में कंफ्यूजन नहीं होना है। श्रृंगार काल विश्वनाथ, अलंकृत काल मिश्र बंधु, ये सब रीति काव्य का नामकरण है दोस्तों, ठीक है। श्रृंगार काल तो मैंने बता दिया। फिर है कला काल, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल के अनुसार रीति काल का नाम उन्होंने कला काल दिया। और त्रिलोचन के अनुसार अंधकार काल, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना है। देखिए देखिए 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व किए, लेकिन 2 क्लासेस जो मैंने आप लोगों को बताई है 15 मिनट की, सारा आप लोग का इसी में रिवाइज हो गया, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन में दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं मतलब देखिए मैं कोई वो तो हूँ नहीं भैया कोचिंग कि पैसा वैसा लेके आप लोगों को जितना दे रहे हैं फिर आप लोगों को थोड़ा बताना है, फिर अगला वैकेंसी आए तो आप लोगों को वहाँ एक्स्ट्रा लेके फिर और बताना है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं दोस्तों आप लोग जो लोग भी मेरी क्लास देखते होंगे ना, शुरू से देख रहे हैं, उनको पता चलता होगा कि हाँ हम मतलब मैं आप लोगों को कितना अच्छा चीज़ें लगभग प्रोवाइड करा देती हूँ, और क्वेश्चन जब भी सॉल्व कराती हूँ तो आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ दोस्तों। तो लेकिन आप लोग का जो है जो कमेंट आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी क्लासेस को और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले जो भी आप लोगों के दोस्त हों, पड़ोसी हों, ठीक है। और हम लोग साथ में मिलके एक अच्छी अपनी तैयारी कर लेंगे, ठीक है, विदाउट पेड कोर्स। ओके, तो मेरी क्लासेस तो हमेशा ही फ्री रहने वाली हैं किसी प्रकार की। और आप लोगों को दोस्तों कोई और भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना हो तो भी आप मुझे बताइए, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे अल्टी वगैरह का एग्ज़ाम आएगा या कुछ लोगों को हायर का देना होगा, हाँ, तो अगर जीएस का भी कोई टॉपिक आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां कि रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है। पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है चिंतामणि और चौथा है घनानंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतामणि, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ कि रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है, तो चिंतामणि से होती है। फिर अगला प्रश्न है कि जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जसवंत सिंह को भी मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ाया हुआ है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि काव्य अलंकार, दूसरा है वृत्त रत्नाकर और शिवराज भूषण, तीसरा है कुवलयानंद चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश, चौथा है इनमें से सभी। तो फिर से क्वेश्चन रिवीजन कर दे रही हूँ, जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कुवलयानंद चंद्रालोक और काव्य प्रकाश, ठीक। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था बिहारी जी के बारे में। बिहारी जी का जो बिहारी सतसई ग्रंथ मैंने बताया है, उसमें मैंने 3 ग्रंथों को बताया था कि बिहारी सतसई का जो ग्रंथ का निर्माण हुआ है वह किन ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा और अभी याद भी होगा तो थोड़ा कष्ट करके दोस्तों कमेंट कीजिएगा वो कौन सा 3 ग्रंथ ऐसा है। देखिए मैं ये भी बता दे रही हूँ आपको, 3 ग्रंथ हैं, अब तीनों ग्रंथ का आप लोग नाम बताइएगा, ओके। फिर अगला प्रश्न है रीति शब्द का सामान्य अर्थ है। पहला है नाम विशेष, दूसरा है पद्धति विशेष, तीसरा है सिद्धांत विशेष या चौथा है काव्य रूप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्धति विशेष। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। बहुत तो हम लोग देखिए भी कर ही लिए हैं। तो दोस्तों चिंतामणि। केशवदास तो मैंने बताया आप लोग को कि डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, ठीक है। कृपाराम भी हम लोग कर लिए हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि कालक्रम दृष्टि के अनुसार है। 9वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया, ठीक है। पहला ऑप्शन है दोस्तों संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी में बोल रही हूँ दोस्तों। इसके पहले जो हम लोग रीतिकाल का समय वाला क्वेश्चन किए हैं ना, मैंने बताया था रीतिकाल की समय सीमा क्या थी, दूसरा क्वेश्चन था वो ईस्वी में था, ये देखिए संवत में है, ठीक। तो पहला है संवत 1700 से संवत 1900, दूसरा है संवत 1375 से संवत 1700, तीसरा है संवत 1750 से 1900 संवत 1650 से संवत 1950। तो दोस्तों जो है 9वें का सही आंसर हो जाएगा
पहला संवत 1700 से संवत 1900, ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। वैसे तो ईस्वी में दोस्तों 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया था। हाँ, पहला ऑप्शन है रीति काव्य, दूसरा है अलंकार काल, तीसरा है रीति युग, चौथा है रीति काल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीति युग। रीति काल, अलंकार काल देखिए मैंने बताया आप लोगों को मिश्र अलंकार, हाँ मिश्र बंधु था, और श्रृंगार काल दोस्तों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का समय सीमा क्या निर्धारित की थी। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 1650 ईस्वी से 1850, दूसरा है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत, तीसरा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और चौथा है 1791 से 1889। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये तीसरा ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1700 से लेकर 1900। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया था। देखिए अपकर्ष काल दे दिया है, कहाँ गया भैया। हाँ, रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, राम शंकर शुक्ल रसाल, पदम सिंह शर्मा या मिश्र बंधु। तो दोस्तों ये जो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं ना, उन्होंने अपकर्ष काल नाम दिया था। ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था, मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। अलंकृत काल नाम किसने दिया है दोस्तों, ये जो है मिश्र बंधु ने दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार, अलंकृत श्रृंगार में कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि होता है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को मतलब दोहरा दे रही हूँ। चौदहवां है क्वेश्चन कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये है। पहला ऑप्शन है रीतिकाल, दूसरा है रीति काव्य, तीसरा है श्रृंगार काल, चौथा है चारण काल। तो 14वें का दोस्तों ये जो रीति काव्य है वो सही हो जाएगा। इन्होंने जो है रीति काव्य भी नाम दिया था। 15वां क्वेश्चन है कि रीति काल को कला काल किसने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा, रामशंकर शुक्ल रसाल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो दोस्तों 15वें का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा ना। 16वां पर मेरा दोस्तों यही उद्देश्य है, फटाक से पढ़ा के ख़त्म नहीं, मतलब सोचते हैं ना अच्छे से आप लोगों का तैयारी हो। डिस्क्रिप्टिव तो हम लोग पढ़ें भी और सब्जेक्टिव भी ज़रूरी है एक तरीके से। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर लगाना जान लीजिए पढ़ने से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि असली दिमाग तो वहीं लगता है। तो ठीक है, ये तो रही ज्ञान की बातें। हम लोग अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। 16वां है कि कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है। पहला है संत काव्य, दूसरा है कृष्ण काव्य, तीसरा है राम काव्य और चौथा है रीति काव्य। तो दोस्तों 16वें का जो है रीति काव्य जो है वह दरबारी काव्य कहलाता है। अच्छा प्रश्न है। फिर है 17वां प्रश्न की निम्न में रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति रही है। तो दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है श्रृंगारिकता, और दूसरा है युद्धों का वर्णन, तीसरा है विलासिता का भाव, चौथा है प्रकृति चित्रण। तो दोस्तों 17वें का जो है ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगारिकता वाला। ठीक है, युद्ध वगैरह तो उसका है, अरे आदिकाल का है। 18वां प्रश्न क्या भैया, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वे कहलाते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 18वें का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को देखिए कराया हुआ है दूसरे क्लास में। हाँ, जब मैंने रीतिकाल का वर्गीकरण पढ़ाया था आप लोगों को, इसकी परिभाषा भी सबको जो है कराई हुई है। और जो भी लोग मेरा ये पहला क्लास देख रहे होंगे वो जाकर रीतिकाल का मैंने प्लेलिस्ट में आप लोग को जो है लगभग सारे हैं वहाँ उसको सारा पढ़ लें, फिर इस प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्या था भैया रीतिबद्ध की परिभाषा, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है, ठीक है, वे रीतिबद्ध कहलाते हैं। फिर 19वां क्वेश्चन है कि रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है।
2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? तो बड़ा इजी प्रश्न है, तो हो ही जाएगा रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, तो 3 भागों में। फिर है 20वां प्रश्न कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा था? पहला ऑप्शन है रीति सिद्ध व रीतिबद्ध में, दूसरा ऑप्शन है रीति मुक्त व रीति सिद्ध में, फिर तीसरा है कि रीति सिद्ध व रीति मुक्त एवं रीतिबद्ध में, चौथा ऑप्शन है रीति ग्रंथकार व अन्य कवि। तो दोस्तों 20वें का जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, घ वाला, रीति ग्रंथकार व अन्य कवि, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने 21वें नंबर प्रश्न पे कि रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता भी है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है ब्रजभाषा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की भाषा ब्रजभाषा थी। ओके, अब है दोस्तों 22वां प्रश्न की रीतिकाल नाम में आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? पहला है प्रतीक योजना, दूसरा है काव्यांग विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति, तीसरा है सिद्धांत विशेष काव्यात्मा और चौथा है परंपरा अनुसार कवियों को वर्गीकृत करने की रीति। तो दोस्तों जो 22वां है उसका जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकाल नाम में आए रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? डॉक्टर महेंद्र कुमार पहला ऑप्शन है, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों 23वें का जो है ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं, ठीक है, कथन है ये। फिर है 24वां कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है खंड काव्य, दूसरा है वीर काव्य, तीसरा है महाकाव्य, चौथा है काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो दोस्तों 24वें का जो है ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। 25वां प्रश्न है कि रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी की रही है? तो ठीक है, रसमंजरी भानुदत्त की कृति रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, वीर काव्यों में, दूसरा है नीति काव्यों में, तीसरा है श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद में, या चौथा है अलंकार ग्रंथों में। तो दोस्तों जो 25वें का ग ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। फिर से देखते हैं, रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी की रही है? तो श्रृंगार रस एवं नायक नायिका के जो भेद है उसमें रही है। अब है 26वां प्रश्न दोस्तों, क्या है 26वां प्रश्न की रीति काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये। पहला है कवि शिक्षक आचार्य के रूप में, दूसरा है शुद्ध आचार्य, तीसरा है कवि शिक्षक, चौथा है कवि के रूप में। तो दोस्तों जो 26वां है उसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि शिक्षक आचार्य के रूप में मानते थे रीति काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र ने। 27वां है कि रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। ये भी जो है पूछा गया है कथन। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है विश्वनाथ त्रिपाठी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 27वें का जो है दोस्तों ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ख वाला, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं कि रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के दो छोर हैं। फिर 28वां प्रश्न की रीतिकाल की क्या है कि रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य यानी कि सूफी साहित्य से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है रीति सिद्ध, दूसरा है रीति मुक्त, तीसरा है रीतिबद्ध रीति सिद्ध, चौथा है रीतिबद्ध। तो दोस्तों 28वें का जो है ये ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति मुक्त जो है फारसी साहित्य या सूफी साहित्य से प्रभावित है। फिर अगला है प्रश्न कि रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, पहला है ब्रजभाषा विकास, दूसरा है श्रृंगारिकता और तीसरा है अलंकार प्रियता, चौथा है लक्षण ग्रंथ। तो दोस्तों 29वें का जो है का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रजभाषा विकास, और रीतिकालीन की भाषा भी ब्रजभाषा ही रही है। तो 30वां प्रश्न है कि रीतिकाल के पतन का क्या कारण था?
पहला ऑप्शन है जीवन निरपेक्षता और दूसरा है चमत्कार प्रियता, तीसरा है रसिक दरबारी जीवन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो रीतिकाल के पतन का जो कारण रहा है वह दोस्तों ये तीनों कारण रहा है, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि जीवन की निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन के कारण। ठीक है। फिर 31वां प्रश्न है कि रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है। क्या है भैया निजी प्रवृत्ति? पहला है ऑप्शन परकीय प्रेम की, दूसरा है गार्हस्थ्यिक प्रेम की, तीसरा है काल्पनिक प्रेम की, चौथा है सूक्ष्म अशरीरी। तो दोस्तों इसका जो है 31वें का डी वाला ऑप्शन घ वाला सही हो जाएगा, सूक्ष्म अशरीरी। फिर है 32वां प्रश्न कि रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। देखते हैं, एक तरीके से इसकी विशेषता ही है। हाँ देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं। दूसरा है रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी। तीसरा है रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस श्रृंगार था। चौथा है रीति कवियों में राजाश्रय की प्रवृत्ति थी। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो नहीं है। रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र को उकेरा है। बाकी ये जो तीनों प्रवृत्ति हैं कि राजाश्रय की प्रवृत्ति थी, बिल्कुल थी, और रीतिकालीन काव्य प्रधान श्रृंगार रस था, ये भी सही है। रीतिकालीन के प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण है, ये भी सही है। फिर है 33वां प्रश्न कि रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी। पहला है गौरवपूर्ण और दूसरा है अत्यंत दयनीय, तीसरा है विकासमान, चौथा है सामान्य एवं सहज। तो रीतिकाल में सामाजिक संस्कृति परिस्थिति कौन सी थी? अत्यंत दयनीय थी। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न कि कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये क्लास दोस्तों। जैसे देख रहे हैं ये प्रश्न, तो अलंकार निरूपक, छंद निरूपक, सर्वांग निरूपक पूछता है अलग से, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी जब सारे लगभग कवियों को, रीतिकालीन महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ लेंगे हम लोग, तो एक क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। ये भी प्रश्न पूछता है रीतिकाल में कि कौन सा कवि सर्वांग निरूपक है, कौन सा छंद निरूपक कवि है, अलंकार निरूपक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? चिंतामणि, दूसरा है कुलपति मिश्र, तीसरा है घनानंद और चौथा है देव। तो दोस्तों 34वें का जो है ये जो है ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद। बाकी जो है ये चिंतामणि, कुलपति मिश्र और देव जो हैं वो हैं, घनानंद नहीं है। 35वां क्वेश्चन है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है नेवाज, दूसरा है सेनापति, तीसरा है चौथा है रसनिधि, तीसरा है दुल्हा। तो दोस्तों 35वें का जो है ये दुल्हा वाला जो ऑप्शन है ये जो है रीतिबद्ध नहीं है। बाकी जो है ये नेवाज, सेनापति, रसनीति ये सब रीतिबद्ध हैं। फिर है रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था। रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था। पहला ऑप्शन है भिखारी दास, दूसरा है कुलपति मिश्र, तीसरा है रसलीन और चौथा है चिंतामणि। तो दोस्तों 36वें का जो है ये चिंतामणि, ये जो है इनका नाम मणिमाल था। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी मैंने आप लोग को नोट्स के माध्यम से बताया हुआ है। फिर है रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया है। देखिए आ भी गया है, तो किसने विभाजित किया है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, मिश्र बंधु ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक और रस निरूपक, अलंकार निरूपक, पिंगल निरूपक वर्गों में विभाजित किया है। फिर अगला प्रश्न है कि रीति कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। हुई तो आप लोग बता ही लेंगे 3 वर्गों में। फिर है 39वां क्या है? इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशवदास ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला
और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? अब देखिए इतना बड़ा आप लोग तो याद करेंगे नहीं, इसमें कुछ की पॉइंट याद कर लिया करिए, स्टार्टिंग का मन करे या जो है अपना बीच का कुछ भी, जैसे कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला। मतलब आप लोग कुछ कीवर्ड याद कर लिया करिए, इतने बड़े बड़े कथन याद थोड़ी ना होंगे पूरे। तो किस कथन, ये कथन जो है किस आलोचक का है? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है नगेंद्र और चौथा है मिश्र बंधु। तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। फिर है दोस्तों 40वां प्रश्न कि रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है केशव दास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है निवाज और चौथा है भिखारी। तो जो है इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बिहारी, रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि हैं। ठीक है, जो कि मैंने कल आप लोग को बताया था। दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग को ये क्लास कैसी लगी। तो ठीक है, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं यहीं। फिर दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।